अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम बैक। आज हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर 8085 जो है हमारे पास, इसका डेटा शीट। डेटा शीट जो होता है दैट इज अ स्पेसिफिकेशन शीट जो प्रोवाइड करता है हमारा वो कंपनी जो इसको बनाती है। 8085 इज एन इंटेल कंपनी। इंटेल कंपनी ने इसको बनाया हुआ है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर का डेटा शीट उन्होंने ही प्रोवाइड किया होगा। डेटा शीट हर एक चिप के लिए ज़रूरी है। दिस इज़ फॉर 8085 आईसी 8085 चिप, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड चिप आईसी, जो जिसका आपने इससे पहले देखा है पूरा, कि वो एक 40 पिन आईसी है। तो उसमें आपके पास 40 पिन्स हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग। तो ये जो स्पेसिफिकेशन शीट में सबसे पहले दिखाई हुई होती ये चीज़ें, ये जनरल स्पेक्स है। इस जनरल स्पेक्स से रिलेटेड हमारे पास क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट इज it runs on a single plus 5 volt power supply with 10% voltage margins। उसका मतलब हो गया कि आपकी जो आईसी है इट वर्क्स ऑन 5 वोल्ट्स। 10% वोल्टेज मार्जिन का मतलब हो गया 10% ऊपर नीचे हो सकता है। इट कैन मूव अप टू, लेट अस सपोज, अप टू 5.5 वोल्ट एंड इट कैन गो डाउन अप टू 4.5 वोल्ट। देन हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया कि जिस माइक्रो प्रोसेसर की हम बात कर रहे हैं दैट इज 8085A। तो जो हमारा बेसिक माइक्रो प्रोसेसर असली पहले बनाया गया था इट वाज सिंपली 8085। तो थोड़ा टाइम के बाद इन्होंने इसमें जो ये थोड़े से बदलाव किए, एक तो इंस्ट्रक्शन सेट में बदलाव किए और इंटरनल आर्किटेक्चर में थोड़े से बदलाव हो गए। तो देन द आर्किटेक्चर केम दैट वाज ए एच। सो एच इसमें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इट इज मेड यूजिंग अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड एच मॉस। वो सी मॉस की एक टेक्नोलॉजी है, हाइब्रिड मॉस। तो वही इस्तेमाल किया जाता है इसमें, दैट्स वाई एच इज यूज्ड हियर। ओके, ए इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा एडवांस आर्किटेक्चर है इसका, इंस्ट्रक्शन सेट का भी और हार्डवेयर का भी। और एक और चीज़ बहुत अच्छी है इसमें कि आपके पास सिलेक्शंस अवेलेबल है कि आप कौन सा क्रिस्टल इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन यूज़ 3 मेगाहर्ट्ज, 5 मेगाहर्ट्ज एंड 6 मेगाहर्ट्ज सिलेक्शंस। तो आपका ये जो 8085 का आईसी चिप है, इट कैन वर्क ऑन एनी ऑफ द थ्री सिलेक्शंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो सिंपल 8085 है ए है, तो उससे 20% कम इसमें पावर कंजप्शन है। ये बहुत पुरानी बात है, ये 1985 की बात है। और तब से देखिए कितने प्रोसेसर्स आ गए, और तब से प्रोसेसर्स जितने आगे आगे आ रहे हैं तो उनमें पावर कंजप्शन जो किसी न किसी तरीके से कम करने का रुझान है रिसर्चर्स में। इट्स गोइंग डाउन एंड डाउन पावर कंजप्शन। तो 8085 ए एच अगर हम लेंगे, और 8085 ए एच टू ए एच वन ये इनके वेरिएंट्स हैं। तो इनका जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है इट्स 1.3 माइक्रोसेकंड इन ए एच, 0.8 माइक्रोसेकंड इन ए एच टू एंड 0.67 माइक्रोसेकंड इन ए एच वन। इसका मतलब जो ए एच वन है वहाँ पे हमें मिनिमम टाइमिंग साइकिल है, इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइम। सो इसकी जो सॉफ्टवेयर कंपेटिबिलिटी है दैट इज 100% विद 8085A। दैट मीन्स आप ए एच वन इस्तेमाल करो, ए एच टू इस्तेमाल करो, ए एच इस्तेमाल करो। जो असली बेसिक 8085 प्रोसेसर है, इनफैक्ट 8080 जो इससे पहले था 8085 से, तो उसके साथ भी सॉफ्टवेयर कंपेटिबिलिटी बराबर है। इनफैक्ट इन्होंने वही लिखा हुआ 8080। ओके, 8080 वाज द प्रिकर्सर ऑफ 8085। 8080 पे ही सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाया गया। देन वी हैव ऑन चिप क्लॉक जनरेटर विद एक्सटर्नल क्लस्टर एलसी और आरसी नेटवर्क। एक्चुअली यही हमारा बेसिक मोटिव है यहाँ पे आज डिस्कस करने का, बिकॉज वी हैव टू गो टू टाइमिंग डायग्राम्स। वी हैव टू स्टार्ट विद दिस। दैट इज जो हम क्लॉक बोलते हैं, जो बेसिक है हमारे, जो हमारा बेसिक बेयर मिनिमम सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर का होता है। तो उसमें हमें पावर सप्लाई की जरूरत सबसे पहले पड़ती है। देन यू नीड ए क्लॉक। इसमें जो क्लॉक जनरेटर है, क्लॉक जनरेटर मीन्स जो आपके पास एक तरीके की स्क्वायर वेव, पीरियडिक स्क्वायर वेव जनरेट होगी जिस पे आपका काम होगा, जो आपको इतना टाइमिंग प्रोवाइड कर पाएगा। तो उसके लिए चिप पे ही क्लॉक जनरेटर है, उसको बोलते हैं ऑन चिप क्लॉक जनरेटर। लेकिन
उसमें हमें एक्सटर्नली क्या डालना पड़ता है, एक ऑसिलेटर डालना पड़ता है, एक जिसकी वजह से वो क्लॉक जनरेटर काम करेगा और आउटपुट पे आपके पास एक डिजिटल वेव आ जाएगी, क्लॉक वेव आ जाएगी आउटपुट पे। सो वो जो हमारे पास क्लॉक जनरेटर्स हैं जो एक्सटर्नली हम लगा सकते हैं, तो हम क्रिस्टल भी लगा सकते हैं, हम एलसी बेस्ड नेटवर्क भी लगा सकते हैं, या आरसी नेटवर्क भी लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, राइट साइड में चलते हैं तो इसमें हमारे पास ऑन चिप सिस्टम कंट्रोलर है, और ऑन चिप सिस्टम कंट्रोलर हो गया कि जो हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स है उससे रिलेटेड जो कंट्रोलर्स हैं वो ऑन चिप ही है। ये पुराना, बहुत पुराना डेटा शीट है, तो उस वक्त इन्होंने लिखा होगा इस लिहाज से कि हमने इसमें ऑन चिप सिस्टम कंट्रोलर लगा दिया है। सो वेक्टर इंटरप्ट्स जो इसमें है वो है 4, जिसमें आता है हमारे पास ट्रैप आता है, RST 7.5, 6.5 और 5.5 आते हैं। और इसमें हमारे पास एक सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट पोर्ट भी है, वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ, उस उन पिन्स के नाम सॉड और सिड है। सॉड इज सीरियल आउटपुट डेटा, सिड इज सीरियल इनपुट डेटा, सो दोज आर द पिन्स दैट आर यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। और अब इंटरनली जो आपके पास ALU है वो कौन कौन सा अरिथमेटिक कर सकता है, डेसिमल भी कर सकता है, बाइनरी भी कर सकता है, और डबल प्रिसिशन अरिथमेटिक भी हो सकता है इसमें। अच्छा, जो हमने इससे पहले पढ़ा मेमोरी इंटरफेसिंग, तो उसमें हम ये जान गए कि जो इसमें डायरेक्ट एड्रेसिंग हम कर सकते हैं वो कितने बाइट्स की कर सकते हैं, 64 किलो बाइट्स की। सो वी कैन इंटरफेस a 64 kilo memory to this. And then at last the packaging, that is ये किस पैकेज में अवेलेबल है, so it is available in 40 pin LED package, that is the it is actually here, it is 40 LED, that means 40 pins, CR हो गया ceramic, DIP हो गया dual inline पैकेज, so dual ceramic और प्लास्टिक dual in पैकेज इसमें ये अवेलेबल है। तो हमारा बेसिक मोटिव यहाँ पे है टू गो टू द सेक्शन, ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये सारा हमने देख लिया है। सो दिस इज योर पिन डायग्राम, द 40 पिन्स कौन कौन सी क्या क्या होती है, और उसके बाद ये हो गया इसकी इंटरनल ब्लॉक डायग्राम, तो इस चिप के अंदर हमारे पास कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। तो देन हर एक जो पिन है उनकी डिस्क्रिप्शन है, कौन सी पिन किस काम आती है। सो देन we have the power on reset circuit, the interrupt circuits, और उसके बाद हमारे पास है द क्लॉक। तो जो क्लॉक हमारे पास है उसके लिए हमें प्रोवाइड किए गए हैं 2 इनपुट्स, दैट इज X1 एंड X2, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। सो जो हमारा 8085 IC है, तो पहली 2 पिन आपके पास होती हैं X1 एंड X2, इस साइड से, पहली साइड से। तो अब ये जो X1 और X2 इनपुट्स हैं, इन पे हम क्या क्या लगा सकते हैं। इस पर पहले हम इंटरनल आर्किटेक्चर अगर देखेंगे, इंटरनली क्या होता है इसमें, इसके अंदर मतलब X1 और X2 के अंदर, तो X1 X2 के अंदर इंटरनली होता है लगा के, नॉर्मली X1 जाता है नॉट गेट के थ्रू, X2 जाता है सीधे, एक T फ्लिप फ्लॉप लगा होता है यहाँ पे, CL की यहाँ पे T फ्लिप फ्लॉप है, ये T फ्लिप फ्लॉप है, और जो उसका T फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है इट इज डायरेक्टली गिवन टू +5 वोल्ट्स, और यहाँ पे आपका आउटपुट आता है, और यही जो आउटपुट है ये इंटरनली जाता है फिर आपके टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को। फिर से बताता हूँ, एक्सटर्नल जो X1 और X2 आपका है, these two inputs actually go to the T flip flop, the toggle flip flop, ठीक है। और इस टॉगल फ्लिप फ्लॉप का जो T इनपुट है, एक टॉगल फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, यू हैव 2 इनपुट्स, वन इज टॉगल इनपुट, द सेकंड इज क्लॉक इनपुट और एनेबल इनपुट, एंड द आउटपुट एक आपके पास होता है।
सो यहाँ पे चूंकि आपने टॉगल कंटिन्यूसली लगा है +5 वोल्ट्स के साथ और आप क्लॉक इनपुट पे क्लॉक दे रहे हो, दैट मीन्स एवरी टाइम जब आपके पास क्लॉक होगा, वेदर जो भी आप यहाँ पे रखा होगा, लेट अस सपोज ये आपने रखा हुआ है लो टू हाई या हाई टू लो या लेवल, तो इसका मतलब हो गया जब एक पूरा साइकिल जाएगा, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हमारा इनपुट जा रहा है, सो इन वन फुल साइकिल देयर विल बी one low to high like here, then there will be second low to high here, then there will be third low to high here. तो इसका मतलब पूरे एक क्लॉक साइकिल में आपके पास एक लो टू हाई होगा। उससे हमें क्या होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो यहाँ पे क्लॉक आएगा इनपुट, इट विल बी सिंपली डिवाइडेड बाय 2, so that we divide, so this T flip flop simply acts as a frequency divider, it simply divides the input frequency by 2। तो आपका जो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है इसको पहुंचता है फ्रीक्वेंसी दैट इज डिवाइडेड बाय 2 द फ्रीक्वेंसी दैट यू एक्चुअली प्रोवाइड, दैट दिस क्रिस्टल प्रोवाइड, या जो आप इनपुट वहां पे देते हो। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है डेटा शीट में कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये लाइन हम देख सकते हैं, द 8085H इज ऑपरेटेड विद अ 6 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल फॉर 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इंटरनली 3 मेगाहर्ट्ज ऑपरेशन करनी है, इफ यू हैव टू यूज 3 मेगाहर्ट्ज ऑपरेशन, द क्लॉक टू बी यूज्ड मस्ट बी 6 मेगाहर्ट्ज, बिकॉज देयर विल बी अ डिवीजन बाय 2 इंटरनली। इसी तरीके से operated with a 10 megahertz clock for 5 megahertz operation, internally you have to do 5 megahertz operation, you need a 5 megahertz clock, ठीक है। so crystal जो आपको इस्तेमाल करने का है बाहर, that should be of 10 megahertz, and same with if you need 6 megahertz operation, that means 6 megahertz clock internally, the out input crystal that you have to use here, or the input clock that you will provide should be of 12 megahertz। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम लगा सकते हैं यहाँ पे, जो हमारे X1 और X2 है वहाँ पे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे पास असल में 4 तरीके हैं ड्राइव करने के हमारी इन चीज़ों को। सो वो क्या क्या है देख लेंगे आप। So this is the slide। तो सबसे पहले हो गया, सबसे पहला इनफैक्ट हम क्रिस्टल को नहीं रख सकते, हम देखेंगे कोई जो हमारे पास सिंपली अवेलेबल है। तो सबसे आसान अगर हम सबसे पहले देखेंगे, सो दैट इज आवर RC ड्राइवन, ठीक है। So this is a RC circuit clock drive. So what you will use an R, that is the resistance R, and you will use C, that is capacitance. So this RC will actually define the timing and the frequency, that means that will be part of this clock circuit, और आपको यहाँ पर मिलेगा एक clock that will be going inside, और फिर वो timing control को मिलेगा। So obviously the frequency generated by this thing will be also divided by 2 internally, ठीक है। तो एक सिंपल काम है, आपको क्या करना है, you have to select the resistance R, and then you have to select the, अब यहाँ पे क्योंकि डेटा शीट है इससे वहीं से बोला हुआ है कि the रेजिस्टेंस कैन बी 5 किलो के इर्द गिर्द, और जो आपके पास कैपेसिटेंस होनी चाहिए दैट शुड बी 20 पिकोफैरड। तो यहाँ पे इर्द गिर्द इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है कैपेसिटी होनी चाहिए दैट शुड बी 20 पिकोफैरड के आसपास ही, क्योंकि इसमें इंटरनल अपनी कैपेसिटी होती है। तो ये जो आपकी एक्सटर्नल कैपेसिटेंस है दिस शुड बी ग्रेटर देन दैट कैपेसिटी, वरना इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द क्लॉक। तो ये एक तरीका है, दैट मीन्स यू कैन यूज RC सर्किट एज अ क्लॉक ड्राइवर। देन यू हैव द सेकंड वन दैट यू आल्सो नो, दैट इज योर LC सर्किट, LC टैंक सर्किट। द सेम X1 X2 जो मैं अभी बोल रहा था, इंटरनल हमारे पास कैपेसिटी होती है। तो देखिए इंटरनल कैपेसिटी जो आपके पास है 15 पिकोफैरड की होती है। तो जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जब आप किसी LC टैंक सर्किट की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ये किसके बराबर होती है, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। यहाँ पे हो जाएगा L इंटू C इंटरनल प्लस C एक्सटर्नल। तो दैट मीन्स जो C इंटरनल है इसका भी योगदान है, ये अपना 15 पिकोफैरड है, ठीक है। तो यहाँ पे ख्याल रखना है। तो अब ऐसे ही जब यहाँ पे टैग सर्किट लगाएंगे तो हम ऐसे ही
इस सी एक्स को नहीं लिख सकते हैं, तो हमें सी इन इसमें ज़रूरी इंटरनल ऐड करना पड़ेगा। तो उस लिहाज से इसमें आउटपुट जो है वो आना चाहिए उतना जितना हमें चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 5 और 6 मेगाहर्ट्ज़ हमें चाहिए, या हमें 10 मेगाहर्ट्ज़ चाहिए, या 12 मेगाहर्ट्ज़ चाहिए, तो उस लिहाज से देखा जाता है। सो बेसिक हमारा मॉडल यहाँ पे दैट यू हैव टू यूज एन इंडक्टर एंड यू हैव टू यूज ए कैपेसिटर। तो उससे एक टैंक सर्किट बनेगा एंड यू विल बी एबल टू गेट द क्लॉक। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इज इट गुड टू यूज दिस, यहाँ पे अच्छा नहीं है, क्योंकि मसला यहाँ पे इंडक्टर यूज हो रहा है, और इंडक्टर्स को इम्प्लीमेंट करना और उनको स्टैंडर्डाइज रखना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अगर, और दूसरा ये है कि इसका कॉस्ट बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द इंडक्टर। तो इससे अच्छा है कि आप आरसी इस्तेमाल करो। और अगर स्टेबिलिटी के हिसाब से देखना है, फिर सबसे बेस्ट है यू यूज द क्रिस्टल क्लॉक, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया जहाँ पे आप कॉर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं द क्रिस्टल क्लॉक। सो ये जो कॉर्ड्स क्रिस्टल यहाँ पे है, इसमें एक स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाया जाता है सो दैट द फ्रीक्वेंसी जो आपके पास ज़रूरत है आपको दैट इज़ मेंटेन्ड। तो बाकी आपका सारा काम जो ये है ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल करेगा, और ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपको पता ही होगा। सो इट सिंपली एक्ट एज एन एलसीआर सर्किट एंड एलसीआर रेजोनेट सर्किट। तो उसके बाद क्या होगा, it will resonate at a particular frequency depending on the input किया, इसमें L होगा, R होगा, C होगा, and it will give you the output, and that will be divided by 2, and that will be provided to the internal timing and control unit so as to get the output। ठीक। तो उसके बाद क्या होता है काम, तो ये चीज़ें, तीन चीज़ें हमने देख ली, और हमारे पास और भी तरीके हैं। दूसरा तरीका है कि अगर हमें एक्सटर्नल ही क्लॉक होगा, सो फॉर एग्जांपल अभी तक जो हमने देखा था ये सर्किट जो हमारे पास लेफ्ट वाले सर्किट्स हैं, दे आर एक्चुअली रेजोनेटर्स। सो दिस इज अ रेजोनेटर, एल सी इज अ रेजोनेटर, आर सी जो आपके पास क्लॉक है वो रेजोनेटर बन जाता है, और इंटरनली फिर आपके पास सिंपल डिवाइडर है। अब मसला है इफ यू हैव अ क्लॉक ऑलरेडी, so these are the part of the circuits that make the oscillations available, और वो oscillations फिर कन्वर्ट करते हैं और फिर क्लॉक बन जाता है। अगर हमें बाहर से ही एक क्लॉक जनरेटर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे लैब में सिग्नल जनरेटर होता है, सिग्नल जनरेटर, सो लेट अस सपोज हम उसी सिग्नल जनरेटर का यूज़ करना चाहते हैं और उसी से हम चलाना चाहते हैं अपने 8085 को, तो उस वक्त हम कैसे क्या करेंगे। सो उस वक्त हमें क्या करना है काम, वी हैव टू यूज़ ओनली वन ऑफ देम, वी हैव टू यूज़ ओनली X1 और X2। सो बेटर इज टू यूज़ X1 क्योंकि it is directly driven internally by a buffered NOT gate, so that is why it is better to use the X1 part, और ये नॉन इन्वर्टेड पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपके पास ये हमने सिंपली नैंड गेट लगाया, सो यू विल बी पुटिंग हियर द क्लॉक इज टू बी प्रोवाइडेड हियर। ठीक। अब यहाँ पे आपने नैंड गेट क्यों लगाया, बिकॉज दे आर यूजिंग पुल अप रजिस्टर। पुल अप रजिस्टर जो है, पुल अप रजिस्टर, और चूंकि ये आपके पास जो नॉट गेट है इट मे बी मोस्टली टोटम पुल कॉन्फ़िगरेशन वाला नॉट गेट। ठीक है। सो आपके पास एक कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, तो इसका मतलब है ये जो आपके पास ऊपर वाला रजिस्टर है इसलिए कर रहे हो आप सो एज टू ड्राइव दिस इनपुट X1। सो X1 को ड्राइव करने के लिए 470 ओम से लेकर 1 किलो ओम तक आप इस्तेमाल कर सकते हो पुल अप रजिस्टर, जो आपके जो लॉजिक है, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज क्लॉक, सो इट्स अपर लॉजिक एंड लोअर लॉजिक विल बी फॉर एग्जांपल 0 वोल्ट टू 0.8 वोल्ट, एंड अपर लॉजिक मस्ट बी फ्रॉम 4 वोल्ट टू 5.5 वोल्ट। ठीक है। सो क्लॉक में भी हमारे पास बराबर लॉजिक्स मेंटेन होने चाहिए। तो लॉजिक्स को मेंटेन करने के लिए इनफैक्ट द अपर वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, यानी कि हायर लॉजिक को मेंटेन करने के लिए यू विल हैव टू मूव, यू विल हैव टू यूज एन अपर पुल अप रजिस्टर यहाँ पे। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं काम, अगर हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, अगर हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है, क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी तो आपके पास जो इम्पेयरमेंट्स हैं वो भी बढ़ेंगे, तो उस वक्त आपको ख्याल ज़्यादा रखना पड़ेगा सिग्नल कंडीशनिंग का। इनफैक्ट दिस इज द पार्ट ऑफ द सिग्नल कंडीशनिंग, क्या आप अपने क्लॉक को कंडीशन कर रहे हो सो दैट X1 इज रिसीव इट, तो उस वक्त आप X1 और X2 दोनों को दे सकते हो। सो यू कैन पुट इन, यहाँ से आपके पास क्लॉक आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्लॉक आ जाएगा, सो इट विल डायरेक्टली बी पुल्ड अप बाय +5 वोल्ट्स। उसके बाद ये जाएगा थ्रू दिस दूसरा नैंड गेट एंड इट विल बी आल्सो पुल्ड अप बाय +5 वोल्ट्स, सो दैट यू आर पुलिंग आउट बोथ X1 एंड एज वेल एज X2। तो उससे आपको क्या मिलते हैं, दो टोटल कॉन्फ़िगरेशन मिलती हैं, दो ड्राइविंग्स मिलती है X1 और X2 पे। तो उससे आपका काम जो है अगर हाई फ्रीक्वेंसी पर भी इस्तेमाल करना होगा तो
कर सकते हैं. So this is about the frequency एंड थोड़ा सा जो डेटा शीट हमने देखा. ओके, तो अब हम देखेंगे कि अब हमें मिल गया ये क्लॉक. तो इस क्लॉक की थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी ना. ये क्लॉक कैसे होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्लॉक है. सो इट्स नॉट आइडियल वन. सो प्रैक्टिकली अगर आइडियल होता सो इट वुड हैव बीन लाइक दिस. अगर एक क्लॉक साइकिल हम लेंगे प्रैक्टिकल का, इट वुड हैव बीन लाइक दिस. सो आइडियल में हमारे पास क्या होता है, सॉरी आइडियल मीन्स कि आपके पास नीचे जाने से ऊपर जाने तक का टाइम. सो it's called the rise time when you move from a low level. Let us suppose this is 0 volt and this is 5 volt. So this is 0. So rise time will be 0. Same way आपके पास ऊपर जो है, this is the higher level and this is the lower level. So higher level से lower level में जो आपको टाइम जाएगा, that will be called as fall time. ठीक है, that should also be 0. That means instantaneously आपके पास जो logic है, that should move from 0 to 5 and it should move from 5 to 0. और during the time कि ये 0 होगा या 1 होगा, so the level should be maintained. जो आपके पास level, it should remain constant. If it is 5 volt, it should remain constant 5 volt from this point to this point, and then it should remain constant 0 volt from this point to this point. ठीक है, ये कुछ characteristics है आपके आइडियल क्लॉक के. लेकिन जब आप प्रैक्टिकल क्लॉक देखते हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है. और जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आ जाएगी, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. सो जो आपका रियल प्रैक्टिकल क्लॉक होता है वो कुछ ऐसा होता है. ये आपका एक क्लॉक साइकिल है. तो इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं. तो ये आपके पास जो आइडियली होना चाहिए था, आइडियली ऐसे होना चाहिए था. ठीक है, लेकिन आइडियली ऐसा है नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है. सो ये किस चीज़ की वजह से आ गया इसमें, ये प्रॉब्लम्स किसकी वजह से आ गई? ये आ गई इसमें प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द सिस्टम. एक तो वो सिस्टम जो जनरेट करता है इसको, और वो सिस्टम जो इसको ट्रांसमिट करता है. दैट मीन्स द सिस्टम इज द जनरेटर, द ऑसिलेटर्स, द जो आपके पास है या जो हमने अभी देखे, इससे पहले वाली चीज़ें जो हम देखे वो दे आर द सिस्टम. और उसके बाद ट्रांसमिट हो गया एक जगह से दूसरी जगह जो इस क्लॉक को लेता है. ठीक है, सो जो सिस्टम आपके पास है, द होल सिस्टम, जनरेशन प्लस ट्रांसमिशन सिस्टम, तो ये जो आउटपुट देता है, ठीक है, दिस सिस्टम इज नॉट आइडियल, दिस इज प्रैक्टिकल. ठीक है, सो देयर आर इम्पेयरमेंट्स, it can't generate all the components of it. So when you get this at the output, so you have shapes like this. और इस shapes में क्या anomalies हैं? So सबसे पहली जो आपके पास है, this one, this is called overshoot. इसी तरीके से नीचे में जो ये है, this called undershoot. ठीक, अच्छा, उसके बाद ये जो ऊपर नीचे यहाँ पे हो रहा है, this called ringing. ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे देखा था देयर वाज इंस्टेंटेनियसली आपके पास जो लॉजिक है, इट चेंज फ्रॉम 5 वोल्ट टू 0 वोल्ट या वोल्टेज. तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक टाइम लगता है इसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट आने में. ये होते हैं नॉर्मली, दीज इफेक्ट्स आर ड्यू टू द कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव इफेक्ट्स जो आपके पास होते हैं. इनफैक्ट आल्सो रेजिस्टिव इफेक्ट्स. सो रेजिस्टिव इफेक्ट से आपके पास एटेन्यूएशन आएगा, और कैपेसिटिव और इंडक्टिव इफेक्ट से आपके पास फिल्टरिंग और डिस्टॉर्शन और बाकी चीज़ें आ जाएंगी. तो उसकी वजह से आपके पास जो रियलिटी पे आपकी स्क्वायर वेव है वो ऐसी हो जाती है. तो इसीलिए अच्छा,
इसमें भी जो हमारे पास अब यहाँ पे अब हम देखा था जीरो यहाँ पे राइज टाइम, लेकिन यहाँ पे राइज टाइम होगा। सो यहाँ पे राइज टाइम होगा फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल दिस टू दिस। नॉर्मली कहाँ से लेकर कहाँ तक लेते हैं कि अगर आपके पास आइडियल वेव ऐसी होती और उस आइडियल वेव का जो आपके पास 10% है और यहाँ पे 90% है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब वेव आपके पास पहुंचेगी 10% ऑफ व्हाट इट इज, फॉर एग्जाम्पल इट इज 0 वोल्ट और 5 वोल्ट। सो रियलिटी है 0 वोल्ट और 5 वोल्ट हो गए ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक, इट इज 5000 मिली वोल्ट, ठीक है। सो व्हाट इज 10% ऑफ 5000? सो 10% ऑफ 5000 मिली वोल्ट इज 500 मिली वोल्ट, ठीक है। और उसके बाद you are 90% of 5000 is 4500 मिली वोल्ट। तो इसका मतलब ये हो गया जो हमारे पास 500 मिली वोल्ट वाला पॉइंट है से लेकर 4500 वाले मिली वोल्ट वाले पॉइंट में, इनके दरमियान हम नॉर्मली देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में, ठीक है। और वो एक अच्छा खासा फाइनाइट टाइम होता है, उसी को हम बोलते हैं राइज टाइम, टाउ आर। सेम वे जब इसको फिर वापस उतारना है तो हम देखते हैं 90% जब ये है दैट मीन्स 4500 मिली वोल्ट से लेकर आपके 500 मिली वोल्ट तक इसको कितना टाइम लगा नीचे उतरने में, दैट वुड बी कॉल्ड फॉल टाइम, टाउ एफ, ठीक। सो जो ये राइज टाइम है आपका और जो ये फॉल टाइम है, इस राइज टाइम और फॉल टाइम का एक बहुत बड़ा योगदान है, ये देखना पड़ता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जब हम टाइमिंग डायग्राम्स देखते हैं। बिकॉज राइज टाइम फॉल टाइम जो है ये वो टाइम होता है जब आपके पास कोई एक पर्टिकुलर लॉजिक नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ अ ट्रांजिशन पीरियड, ये आपके पास ट्रांजिट होता है। इनफैक्ट जितना डिस्टॉर्शन ज़्यादा बढ़ेगा ये भी आपके पास एक ट्रांजिट पीरियड ही है, बिकॉज स्टेडी स्टेट इसके बाद आ जाएगी, ये दिस इज द स्टेडी स्टेट पार्ट, दिस इज अ ट्रांजिट पार्ट जब आपके पास ऊपर नीचे इसमें ओवरशूट और ऑफ शूट होता है। तो अब नॉर्मली टाइमिंग डायग्राम्स में इतना तो हम नहीं दिखाते हैं, इतना डीप नहीं जाते हैं। तो हम टाइमिंग डायग्राम में जब भी हमें क्लॉक को दिखाना होगा, अब सबसे पहले टाइमिंग डायग्राम जब हमें देखनी है तो ऑब्वियसली क्लॉक से ही स्टार्ट होगा, एवरीथिंग इज विद रेस्पेक्ट टू क्लॉक। तो जैसा क्लॉक है उसी के हिसाब से सब चीज़ें होंगी, बिकॉज द माइक्रो प्रोसेसर ओवरऑल इज ए क्लॉक्ड combinational and sequential सर्किट एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को अगर हम देखें एब्स्ट्रैक्शन के हिसाब से कि ये कहाँ किस लेवल पे काम करता है, तो हार्डवेयर पे हम बोल सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ क्लॉक्ड, ठीक है, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट। सो क्लॉक्ड कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंशियल सर्किट जो आपके पास होंगे, सो एवरीथिंग विल बी विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक, और वही क्लॉक हम सबसे पहले बनाते हैं। तो अब जो क्लॉक हम लेते हैं इसमें, तो वो हम नॉर्मली ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें हमें डायरेक्टली दिखेगा कि हमारे पास जो राइज टाइम है वो ये है, उसके बाद जो हमारे पास फॉल टाइम है वो ऐसा होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो टोटल बिट टाइम है उसमें वो ऐसे होगा। तो इसमें आप टाइमिंग्स का सही ख्याल रख सकते हो। सो दिस विल बी द क्लॉक दैट विल बी यूज्ड टू शो द टाइमिंग डायग्राम्स। अब टाइमिंग डायग्राम होती क्या है? टाइमिंग डायग्राम जो नॉर्मली होती है सबसे लोएस्ट लेवल पे टाइमिंग डायग्राम आपकी दिखाती है मशीन साइकिल, क्योंकि पिछली क्लास में हमने सब कुछ देखा था, व्हाट इज अ मशीन साइकिल, व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक, व्हाट इज अ क्लॉक साइकिल। सो हमने बोला था कि जो असल में मशीन साइकिल होता है इट इज मेड अप ऑफ क्लॉक साइकिल, इट यू हैव टू शो इट लाइक दैट। ठीक है। सो मशीन साइकिल जो आपके पास इज मेड अप ऑफ क्लॉक साइकिल, और हमने देखे थे हमारे पास कौन कौन सा मशीन साइकिल है। हमारे पास बेसिक 5 मशीन साइकिल्स है, उसके बाद एक्सटेंडेड 2 मशीन साइकिल्स है। तो पहला हमारे पास सबसे पहला होता है ऑप कोड फेच, देन यू हैव
memory read, then you have memory write, then you have out IO read, then you have IO write. उसके बाद interrupt acknowledge, extended और wait. ठीक है ना? तो हमारा बेसिक मोटिव जो है वो देखना असल में कि जो ये ऑपकोड फैच का पूरा मशीन साइकिल है, ये कैसे होता है, क्या गतिविधियां होती है, क्या चीज़ें होती है इसमें। तो ऑब्वियसली हमें कैसे पता चलेगा ऑपकोड फैच के बारे में कि इसमें क्या क्या होता है, जब हम देखेंगे कि क्लॉक के हिसाब से डिफरेंट सिग्नल्स जो हमारे पास है, दैट मीन्स डिफरेंट कंट्रोल लाइंस जो हमारे पास है, जो डिफरेंट स्टेटस लाइंस हमारे पास है, जो डिफरेंट डेटा लाइंस हमारे पास है, जो डिफरेंट एड्रेस लाइंस हमारे पास है, उनका स्टेटस क्या है, वो विद रिस्पेक्ट क्लॉक में कब कौन सी पर्टिकुलर सिग्नल ऑन होती है, कब कौन सी पर्टिकुलर सिग्नल ऑफ होती है, कब कौन सा डेटा आता है, कब कौन सा डेटा जाता है। तो हमारे पास हमने देखा है ऑलरेडी कि हमारे पास कुछ बेसिक सिग्नल्स हैं, बेसिक हमारे पास कुछ लाइंस होती हैं जो हमारे पास कंट्रोल और स्टेटस का काम करते हैं। लाइक हमारे पास रीड सिग्नल होती है, हमारे पास राइट सिग्नल होती है, हमारे पास IOM बार सिग्नल होती है, हमारे पास होती है स्टेटस के लिए S0 होती है, S1 होती है। ठीक है। और फिर हमारे पास हो गए डेटा से रिलेटेड हो गया AD0 टू AD7, उसके बाद हो गया हमारे पास A8 टू A15। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे सिग्नल्स हैं जिनको देख के हम पता कर सकते हैं कि फला वक्त पे क्या स्टेट है, माइक्रो प्रोसेसर इस वक्त क्या कर रहा है, या माइक्रो प्रोसेसर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या क्या किया है इसने। ये सब हमें पता चलेगा जब हमें इन सब सिग्नल्स का पता होगा। मगर इन सब सिग्नल्स को किसके बिना पे हम देखते हैं, क्लॉक के बिना पे, बिकॉज वी कांट डू एनीथिंग विदाउट दिस क्लॉक। सो क्लॉक को देखेंगे तो क्लॉक की जनरेशन के हिसाब से, क्लॉक के हिसाब से हमें पता चलेगा कि कौन सी सिग्नल कब आएगी और उसके बिना पे क्या होगा। चूंकि हमने बोला कि असल में हमारे पास जो बेसिक मोटिव है दैट इज टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। फिर हमने बोला था नहीं जी, प्रोग्राम जो असल में इट इज मेड अप ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो अगर हमें इंस्ट्रक्शन समझ आ गई कि कैसे एग्जीक्यूट होती है, कैसे फैच होती है, कैसे डिकोड होती है, तो हमें प्रोग्राम समझेगी। लेकिन इंस्ट्रक्शन जो खुद है वो खुद बनती है मशीन साइकिल से। तो इसका मतलब अगर हमें पता चलेगा कि मशीन साइकिल्स जो हमारे पास है वो कैसे काम करते हैं, उनको मिला के हम फिर बना सकते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल, फिर उनको मिला के हम बना सकते हैं फिर प्रोग्राम। तो हमें सीधे पता चलेगा हाउ विल द प्रोग्राम वर्क। So हमें असल में from base आना है, so from base that is the clock, then the other signals, and we have to go through machine cycle। अब हमें पता है सबसे पहले जो मशीन साइकिल हमारा है ऑपकोड फैच, उसका काम क्या होता है, इसका नाम ही इसका काम बोलता है, दैट इज यू हैव टू फैच द ऑपकोड। ऑपकोड हमने बोला था, ऑपकोड मीन्स फेल, फेल मीन्स काम, व्हाट यू हैव टू डू। और हमने दूसरा नाम इसके साथ जोड़ा था, दैट वाज ऑपरेंड, ऑपरेंड वाज मफूल, ऑपरेट हो गया जिस पे काम कर रहा है, जो ऑप कोड है इसमें मतलब है काम। सो चूंकि स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट है, जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहीं मेमोरी में स्टोर होंगी। तो माइक्रो प्रोसेसर को अगर एग्जीक्यूट करना है किसी इंस्ट्रक्शन को, सबसे पहले उसको उसका ऑप कोड लाना है, उसको मेमोरी से उठा के लाना है और पहले डिकोड करना है उसको एज एन इंस्ट्रक्शन। सो एज एन इंस्ट्रक्शन जब डिकोड करना है तो उसको पता होना चाहिए ना। तो उसमें जो आपके पास टाइमिंग लगेगी, उसमें जो सिग्नल्स लगेंगी, वो सब हमें यहाँ पे देखनी है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे ऑपकोड फेच मशीन साइकिल। ओके, तो ये जो हमारे पास है ये है टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। और ये हमारे पास है यहाँ पे इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोसेसर 8085। और जो हमारा बेसिक 8085 है, यहाँ पे उसको थोड़ा सा स्ट्रिप डाउन किया हुआ है इंटरनल दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा नहीं दिखा सकते हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन यहाँ से दिखा रही है, दिस डॉटेड लाइन इज द माइक्रो प्रोसेसर बाउंड्री, ठीक है। दिस इज माइक्रो प्रोसेसर 8085 बाउंड्री वाल। तो माइक्रो प्रोसेसर बाउंड्री के अंदर क्या क्या होगा, ऑब्वियसली यू विल हैव BCDEHL स्टैक पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर, जो आपके पास यानी कि जो आपका सेट है, रजिस्टर सेट, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बीच में होती है, दैट इज योर ALE।
सॉरी ALD नहीं, ALU। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज योर डेटा बस, ठीक है। और ये डेटा बस जो आपके पास है, दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि ये जो डेटा बस आपके पास है, इट इज शेयर्ड डेटा बस। Why is it shared? Because it is not simple D0 to D7, it is AD0 to AD7. It is a multiplexed address data bus. तो ये भी आपको पता है कि ये जो एड्रेस डेटा बस बाहर निकलती है, ठीक है, तो इसको हम बाहर लैच लगाते हैं, जिस लैच की वजह से हमें आउटपुट में क्या मिलते हैं, एड्रेसेस। सो वी गेट एन आउटपुट, दिस इज नाउ एड्रेस बस। सो ये जो एड्रेस बस आपके पास है, ये A0 to A7 होगी, बिकॉज इट इज लो ऑर्डर एड्रेस बस, A0 to A7। और जो A8 to A15 है वो डायरेक्टली आ जाते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे 8 बिट्स का है और ये 8 बिट्स का है, तो टोटल यहाँ पे ये 16 का हो जाएगा, क्योंकि इट विल बी 8 A0 to A7 प्लस A8 to A15, 8 8 8 हो गए 16, 16 बिट एड्रेस बस। सो द 8 बिट डेटा बस एंड 16 बिट एड्रेस बस। सो चूंकि ये आपके पास यहाँ पे, so this is the 8085 की बाउंड्री। ये 8085 के बाहर जो आपके पास आईसी ज़रूरी है, जिससे आपका बेयर मिनिमम सिस्टम बनेगा, तो एक तो आपके पास एड्रेस लैच होगा, और आपको ये भी पता है कि एड्रेस लैच तब तक काम नहीं करेगी जब तक ना आपके पास ALE वाली सिग्नल आएगी। तो यू ऑलरेडी नो दिस सिग्नल, एड्रेस लैच एनेबल। एड्रेस लैच एनेबल इज अ सिग्नल दैट हेल्प्स यू टू लैच द एड्रेस, ठीक है। सो उसके बाद इंटरनली आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास जो होगा, देयर विल बी एन एक्यूमुलेटर हियर, देयर विल बी अ टेम्परेरी रजिस्टर, एंड दे विल बी आल्सो कनेक्टेड टू द इंटरनल डेटा बस, है कि नहीं। सो दिस टेम्परेरी रजिस्टर विल आल्सो बी कनेक्टेड टू द इंटरनल डेटा बस। Then you will have the output of the ALU that will be again connected to the internal data bus, ठीक है। यहाँ पे इसने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये नॉर्मली आपके पास अर्थमेटिक्स के साथ आता है, आपके एग्जीक्यूशन के साथ आता है। क्योंकि हमारा जो ऑपकोड फेच है, ये मशीन साइकिल है, इसमें एग्जीक्यूशन का अभी अभी फिलहाल उतना ज़्यादा हिसाब नहीं है, तो इसलिए वो नहीं दिखाया गया, लेकिन हम दिखाएंगे। सो दिस इज योर एड्रेस, सॉरी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU। और इस अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के साथ और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द फ्लैग रजिस्टर F, एंड दैट इज आल्सो कनेक्टेड टू योर इंटरनल डेटा बस। और यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है वो आपका है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, देन इंस्ट्रक्शन डिकोडर, देन टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। और इस टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में ऑब्वियसली जो हमने अभी देखा, सो देयर विल बी द क्लॉक X1 X2, ठीक है, जिस X1 और X2 के साथ लेट अस सपोज आपने एक क्रिस्टल लगाया हुआ है, सो दैट गिव्स इट द टाइमिंग, दैट गिव्स इट द क्लॉक, ओके। देन you have the main thing, that is the memory। सो ये वही मेमोरी है जो हमने इंटरफेस की हुई, ये कुछ भी हो सकता है, रैम हो सकती है, रोम हो सकती है। सो लेट अस सपोज इट इज़ अ रोम, और हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे स्टोर है। और ये सबसे पहली मेमोरी एड्रेस है, दैट विल बी 0000H। एंड लेट अस सपोज हमने बराबर 64 किलो की मेमोरी इसके साथ इंटरफेस की हुई है, सो लास्ट वाला विल बी FFFFH, ओके। सो यू विल हैव from memory to your microprocessor, there will be some control signals running, some data signals and the address lines। so address lines बराबर आएंगी आपके पास 16, ठीक है। उसके बाद डेटा लाइंस आएगी आपके पास 8। उसके बाद हमारे पास आएंगी कंट्रोल लाइंस, तो एक होगी मेमोरी रीड और दूसरी होगी मेमोरी राइट। क्योंकि हमने यहाँ पे फिलहाल ये है रोम है, तो हमारे पास मेमोरी रीड वाली साइकिल काफ़ी है, बिकॉज वी हैव टू रीड ओनली फ्रॉम दिस, ठीक है। ओके तो अब क्या हमें हाँ, तो जो हमारे पास लेट अस सपोज जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन हमारी लिखी हुई है, दैट इज रिटन हियर, एंड दैट इज मूव A, B। और हमें पता है ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, इट इज अ सिंपल डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस दैट विल सिंपली मूव द contents of B to A
दैट मीन्स जो इस रजिस्टर बी में आपके पास कंटेंट्स हैं, इसमें जो डेटा है, दैट इज टू बी मूव्ड टू द एक्यूमुलेटर ए, सो इट इज टू बी मूव्ड टू एक्यूमुलेटर ए। ये हमारा काम है, उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन है। मगर ये इंस्ट्रक्शन जो है ये बनी होगी मशीन साइकिल से। सो हर एक इंस्ट्रक्शन का जो सबसे पहला मशीन साइकिल होता है वो हमेशा होता है ऑपकोड फेच। क्यों ऑपकोड फेच होता है? क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शन का जो पहला पार्ट होता है वो ऑपकोड ही होता है कि काम क्या करना है, ठीक है ना। तो इस मूव ए कामा बी पे भी काम लिखा हुआ है कि आपको मूव करना है, दैट मींस डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, और कहाँ से कहाँ ले जाना है, बी से उठा के ए में डाल देंगे। बी जो एक जनरल पर्पज रजिस्टर बी है उससे उठा के आपको डालना है एक्यूमुलेटर में। सो दैट इज मूव ए कामा बी। अब ऑब्वियसली जो मूव ए कामा बी है एज मूव ए कामा बी यहाँ पे तो स्टोर नहीं होगा। सो ये आपके पास चूंकि इंस्ट्रक्शन है इसका अपना एक 8 बिट इक्विवेलेंट होगा, यानी कि अपना इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा इसका, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसका एक 8 बिट इक्विवेलेंट होगा। लेट अस सपोज दैट इज 3E। सो वो 3E यहाँ पे स्टोर होगा, 3E। सो अब हमारा बेसिक मोटिव क्या है? सिंपली इस 3E को यहाँ से उठाइए, ठीक है। अब उसके बाद इसको माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डाल दीजिए। अब ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाएगा कहाँ से? ऑब्वियसली डेटा पास से। डेटा पास तो कॉमन है, डेटा पास कॉमन 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 कॉमन। जाना कहाँ है इसको? इसको जाना है सबसे पहले, चूंकि ये ऑप कोड फेच है, दैट मीन हमको काम देखना है कि हमें क्या काम करना है। सो 3E जो है इसका काम देखने के लिए इसको आपको जाना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, बिकॉज यू हैव टू चेक व्हाट इज टू बी डन। और हमें पता है कि जो काम करना है वो कहाँ कौन बोलता है हमें सबसे पहले? टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। यही असल में अगर आप थोड़ा 5-6 लेक्चर्स पीछे जाएंगे या 7-8 लेक्चर्स पीछे जाएंगे आपको याद आ जाएगा कि हम देख रहे थे कि टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट ही सब कंट्रोल्स, सब आउटपुट एनेबलर्स, लोड्स और जो भी आपके पास होते हैं हर एक से रिलेटेड वो ऑन और ऑफ कर देता है ताकि आपके पास कोई ट्रांसफर हो या कोई ऑपरेशन हो, ठीक है। तो असल में टाइम एंड कंट्रोल यूनिट का ही काम है। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को कौन बोलेगा कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास कोड है 3E, दैट इज द ऑप कोड। इट हैज टू रीच टू द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट so as to say to the processor, yeah, so as to issue those signals that will help us to get the contents from B and move them to A, ठीक है। तो पहले जो इसका काम जानना है ना उस काम को हम कहते हैं ऑपकोड फेच, और वो ऑपकोड हमारा 3E है। इट इज टू बी फेच्ड फ्रॉम दिस मेमोरी, फ्रॉम दिस एक्सटर्नल मेमोरी, एंड देन इट्स टू बी मूव्ड टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR में पहुंचने के बाद ही आपके पास इंस्ट्रक्शन डिकोडर के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन इज, ये आपके पास क्लॉक रिलेटेड नहीं होता है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, एसिंक्रोनस ऑपरेशन होता है। सो इंस्ट्रक्शन डिकोड इसको डिकोड करेगा, और टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को इंस्ट्रक्शन डिकोडर बोलेगा कि आपको फलानी चीज़ें करनी है, तो टाइम एंड कंट्रोल क्या करेगा? उसी तरीके की आपको आउटपुट्स निकालेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले सो व्हाट शुड हैपन, तो ये जो काम होता है आपके पास, मैं वो काम नहीं अभी बोल रहा हूँ जो आपके पास होगा मूव करना है बी टू ए, वो भी इसी में होगा। लेकिन असल में बेसिक काम जो है दैट इज मूव करना है ये 3E और इसको पहुंचाना है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है। इसके लिए क्या क्या करना है, कौन सी सिग्नल्स ऑन होनी चाहिए, कैसे ऑन होनी चाहिए, ये काम कैसे होगा, वो आपके पास बोलेगा आपका मशीन साइकिल, दैट इज द ऑपकोड फेच। सो ये ऑपकोड फेच आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बोलेगा विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक। एक ये जो है आपके पास ये क्लॉक है, ये क्लॉक का एक साइकिल हो गया, ये क्लॉक का 2 साइकिल, क्लॉक का तीसरा साइकिल, क्लॉक का चौथा साइकिल। अगर आप देख जानना चाहते हैं कि ये कितना बड़ा है ये क्लॉक साइकिल, तो आपको पहले पता होना चाहिए आप क्लॉक किस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट अस सपोज अगर आप 5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनली, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाहर से आपने 10 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक लगाया होगा। सो 10 मेगाहर्ट्ज का आपने क्रिस्टल लगाया होगा तो 5 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक इंटरनली मिलेगा। सो 5 मेगाहर्ट्ज का निकालने के लिए आपको टाइम होगा टाउ इज इक्वल टू 1/5 मेगाहर्ट्ज हो गया, 1/5 टू 10⁻⁶, सो हो गया 10⁻⁻⁻⁵/5, ठीक है ना। सो वो हो गया 10⁻⁻⁶ हो गया माइक्रो सेकेंड, सो इट इज 1/5 माइक्रो सेकेंड, हो गया 0.2 माइक्रो सेकेंड। तो 5 मेगाहर्ट्ज के हिसाब से 0.2 माइक्रो सेकेंड विल बी द clock that will be run
that will be running this thing. ठीक है, so that will be 0.2 microsecond यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर it will be repeating, it will be 0.2 microsecond again and again and again. ठीक है, अच्छा ये हो गया क्लॉक। अब जो भी होता है वो इस क्लॉक एक पूरे साइकिल में होता है। सो दिस इज द साइकिल, दिस इज वन साइकिल ऑफ द क्लॉक T1। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक विल स्टार्ट एट इट इज T2। सेम विद जो आपके पास T1 है, T2 है, T3 है, T4, ये है टाइमिंग साइकिल्स, ये है वन साइकिल टाइम, और ये सिंगल शॉर्ट साइकिल या सिंगल टाइमिंग साइकिल वो बोल सकते हैं। और जो हमारा ऑपकोड फेच मशीन साइकिल यहाँ पे है, ये मिनिमम होता है हमारे पास 4 टाइमिंग साइकिल्स का। बेसिक जो भी आपके पास ऑपकोड फेच होगा, यानी कि जो भी आपके पास ऐसा मशीन साइकिल होगा, मिनिमम हमें या हमारे प्रोसेसर को 4 क्लॉक साइकिल चाहिए होते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। हो गया 1 2 3 एंड 4। अब सबसे पहले क्या होगा, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ऑब्वियसली क्योंकि क्लॉक हमें दिया हुआ है तो क्लॉक के हिसाब से ही पता चलेगा व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे T1 में क्या होगा, क्योंकि पहला क्लॉक साइकिल टाइम तो T1 है, तो T1 में क्या हुआ, क्लॉक तो चल ही रहा है। तो सबसे पहले क्लॉक पहला T1 यानी स्टार्ट होने के साथ ही आपके पास जो हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस बस है, हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस बस होगी, वो जो आपके पास यहाँ पे हमने दिखाया पीसी के साथ मिला हुआ है। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखेंगे आर्किटेक्चर, वहाँ पे ये एक चीज़ के साथ लगा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटेड डिक्रीमेंटेड एड्रेस लैच, है ना। तो उसको इंक्रीमेंटेड डिक्रीमेंटेड जो प्रोग्राम काउंटर के साथ डायरेक्टली लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे उन्होंने सिंपलिसिटी के लिए वो नहीं दिखाया हुआ है, क्योंकि इवेंचुअली इट हैज़ टू कनेक्ट टू दिस पीसी, क्योंकि पीसी इज़ द प्रोग्राम काउंटर। और प्रोग्राम काउंटर आपको पता है ये एक ऐसा काउंटर है जिसके कंटेंट्स जो होते हैं वो हमेशा आपको बोलते हैं कि अभी जो नेक्स्ट आपके पास इंस्ट्रक्शन आ रही है जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है, तो वो मेमोरी में कहाँ से उठानी है, व्हाट इज़ द मेमोरी लोकेशन। सो अगर हमारे पास अभी मेमोरी लोकेशन हम 00 इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दिस 0000 H विल बी इन द प्रोग्राम काउंटर। और इनफैक्ट हमने ये भी पढ़ा था कि जब आपके पास माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट होता है तो ये काम करता है हमेशा पहली लोकेशन से। वेन एवर आई रिसेट इट और पावर ऑन इट, इट विल स्टार्ट विद 0000, सो इट विल मूव टू दिस। सो प्रोग्राम काउंटर रिसेट हो गया, इसमें 0000 आ गया। अब ये 00 जो है ऊपर वाले, ये हो गए हाई ऑर्डर, यानी कि A8 से लेकर A15 ये सीधे आ जाएंगे। और जो आपके पास नीचे वाला लोअर बाइट 000 है, ये है मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस के साथ। तो ये बाहर तब तक नहीं आएंगे जब तक हम ALE नहीं लगाएंगे, क्योंकि ALE इज द एड्रेस लैच एरेबल। तो इसका मतलब ये है जो ही रिसेट होगा सिस्टम या जो ही ऑपकोड फेच स्टार्ट होगा, तो क्या होना चाहिए, जो हायर ऑर्डर एड्रेस बस है उस पर तो आ जाएगा डायरेक्ट, यहीं से हमें पता चलता है। तो सिंपली यहाँ पे देख लीजिए पहली टाइमिंग स्लॉट में ये आपके पास स्टार्ट हो रही है हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस बस। अब मसला यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, व्हाट इज दिस क्रॉस एंड देन व्हाट इज दिस दीज टू लाइंस। देखो असल में है ये कि ये जो टोटल लाइंस आपके पास है ये है 8 लाइंस। अगर हमें ये अलग से दिखानी थी फिर हमें ऐसे दिखाई दी, ये एक लाइन होगी, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी, तक 8 लाइन दिखानी थी। और कोई लाइन नीचे होती, कोई ऊपर होती, कोई 0 होती, कोई 1 होती। लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल इस वक्त क्योंकि 00 है, सो ऑल वुड हैव बीन 000। सो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा दिखाना, आपको बराबर 8 लाइंस दिखानी, फिर यहाँ पे और 8 लाइंस दिखानी है। सो हम इसलिए क्या करते हैं काम, यू शो इट एज ए ब्लॉक, इसलिए ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन। और अगर आपको दिखाना है कि इंडिविजुअल लाइंस क्या है, दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिखोगे इसमें 00H, तो खुद ही पता चलेगा कि ऑल द लाइंस इनसाइड दिस A8 to A15 आर 0। अब आप बोलोगे ये क्रॉस क्यों, इस ये क्रॉस बोलता है चेंज ऑफ स्टेट्स, कहाँ पे ये स्टेट चेंज करेगा। यानी कि इस क्रॉस से लेकर इस क्रॉस तक जो आपके पास एड्रेस बस है हाई ऑर्डर, उसमें जो आपका डेटा रहेगा दैट विल बी सेम, यानी कि जो एड्रेस रहेगा दैट विल बी 00 एंड इट वोंट चेंज। ठीक है। और उसके बाद जब इसमें चेंज आ जाएगी यू विल हैव टू शो इट बाय क्रॉस, क्या अब इसमें चेंज आ जाएगी या इसमें किसी भी तरीके से भी चेंज आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तक इसमें ये था, अब अनस्पेसिफाइड है, दैट मींस डोंट केयर है। या कभी क्या हो सकता है आपके पास ये अभी इसमें है, अब ये चला जाएगा ओपन, इसमें उनको हम बोलते हैं ओपन सर्किट में या हाई इम्पीडेंस स्टेट में चला जाएगा, तो वैसा भी दिखा सकते हैं आगे। तो बेसिकली दिखाता है दैट at this particular point it will be changed, it will change, it will go to other type।
अच्छा, अब ये हो गया है ऑर्डर मेमोरी बस। तो टाइमिंग साइकिल स्टार्ट होते ही इसमें ये भर दिया जाता है। तो क्रॉस यहाँ पे है ना टाइमिंग साइकिल के पहले ही हाफ में, तो ये टाइमिंग साइकिल T1 है, ये हो गया इसका हाफ, तो हाफ से भी पहले ही ये क्रॉस स्टार्ट होता है, यानी कि चेंज हो जाता है और इसमें आ जाता है आपका एड्रेस। कौन सा एड्रेस? हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस। कहाँ से आता है? प्रोग्राम काउंटर से। क्यों आता है प्रोग्राम काउंटर से? क्योंकि प्रोग्राम काउंटर ही वो चीज़ है जो एड्रेस असल में बताता है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ से डेटा लाना है। ओके, देन व्हाट अबाउट दिस लो ऑर्डर एड्रेस बस? लो ऑर्डर एड्रेस बस मैंने बोला तब तक आपके पास पूरा एड्रेस नहीं आएगा जब तक यहाँ से ALE चलेगा। सो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है ALE। तो आप देखेंगे T1 के स्टार्ट होने के साथ साथ ही आपका जो ALE है वो हाई हो जाता है। एड्रेस लैच एनेबल आपको पता ही होगा, इट इज़ एन एक्टिव हाई सिग्नल। तो जब भी आपका प्रोसेसर आपके मल्टीप्लेक्सड एड्रेस डेटा बस को एज एड्रेस लाइन इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो टाइमिंग एंड कंट्रोल उस वक्त उसको एज ALE को हाई कर देता है, बिकॉज एवरीथिंग इज टू बी डन हियर। जो हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ की गतिविधियां हैं जो हो रही हैं। सो ऑब्वियसली व्हेन यू विल रिसेट, इससे पहले भी मैंने समझाया होगा, व्हेन एवर आई विल रिसेट दिस सिस्टम और ये यहाँ पहुँच गया, तो कौन कौन सी सिग्नल्स पहले आ जाएंगी? तो सबसे पहले ये प्रोग्राम काउंटर वाली चीज़ें जो है इस पर डाली जाएंगी, और साथ ही साथ में इसी पहले टाइमिंग स्लॉट में ALE ऑन किया जाएगा। एंड ऑल इज डन बाय दिस टाइम एंड कंट्रोलर। तो ALE ऑन हो गया। अब चूंकि ALE ऑन हो गया, ALE के ऑन होने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट है, यहाँ पे एड्रेसेस आना स्टार्ट हो गए। सो यू विल गेट द लोअर ऑर्डर एड्रेस ऑन दिस एड्रेस लाइन। सो A0 to A7 भी आ गया, A8 to A15 ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो T3 T4 तक आपके पास टोटल फुल रहता है आपका हाई ऑर्डर एड्रेस। और जो लो ऑर्डर एड्रेस है वो भी ALE के स्टार्ट होते, ये देखो ALE स्टार्ट हो गया उसी वक्त, ठीक है। AD0 to AD7 जो आपके पास है लाइन, इस पे आ जाएगा आपका लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस, दैट मीन्स A0 to A7, ठीक है। और जो ही उसके बाद ALE आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। ALE ख़त्म होने के बाद ही थोड़े से टाइम के बाद, ठीक है, जो आपके पास ये मैं आपके लो ऑर्डर एड्रेस मल्टीप्लेक्सड एड्रेस डेटा बस है, वो चली जाती है हाई इम्पीडेंस स्टेट में। ये जो डॉट 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 है, ये होता है हाई इम्पीडेंस स्टेट दिखाने का तरीका, कि आपके पास ये अब ओपन है, अभी इस पर कुछ नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब है जितनी देर ALE ऑन उतनी देर आपका लो ऑर्डर एड्रेस जो है वो आपके एड्रेस पे आएगा। अब हमें क्या करना है काम, ये चूंकि ये एड्रेस जो है लास्ट पे कहाँ पहुंचेगा, इट विल मूव टू द मेमोरी। सो अब मेमोरी को यहाँ पे पता चल गया मुझे कहाँ से डेटा उठाना है, बिकॉज इसको एड्रेस मिल गया। अब एक ही चीज़ की बारी है, वो है कि अब ये डेटा यहाँ से उठा के डेटा बस पे डाल देना है। तो वो आपको पता है वो किससे हो जाता है, जब हम रीड सिग्नल इशू करेंगे। सो जब टाइमिंग एंड कंट्रोल यहाँ से अब रीड सिग्नल इशू करेगा, मेमोरी रीड सिग्नल इशू करेगा, तो आपके डेटा बस पे फौरन यही एड्रेस ये 3E जो आपके 0000 पे है, ये डाला जाएगा एंड इट विल रीच टू इट्स डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन कौन बोलेगा क्या है? अगेन टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि उस वक्त क्या किया जाएगा काम, जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है इसका जो लोड इनपुट है LD, ठीक है, ये लोड इनपुट एक कंट्रोल सिग्नल है, ये भी पहुंचती होगी टाइमिंग एंड कंट्रोल से, ठीक। और बाकी जो सारे लोड्स हैं, हर एक बंदे के जो लोड्स हैं वो बंद किए जाएंगे। हर एक बंदे के जो आउटपुट एनेबल्स है वो बंद किए जाएंगे। तो इस टाइम पे खाली लोड इंटरनली जो लोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो ऑन रखा जाएगा, ताकि डेटा बस पे जो भी आएगा, क्योंकि बाहर से ही आ रहा है, डेटा बस पे जो भी आएगा दैट विल डायरेक्टली मूव टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये काम कब होगा? ये तभी आपके पास होगा जब आप का यहाँ पे रीड इशू होगा। तो इसका मतलब है रीड इशू करना ज़रूरी है, और रीड इशू उसी वक्त करना है जब आपके पास यहाँ पे एड्रेस आ गया। सो एड्रेस आ गया, ठीक है। एड्रेस आते ही आपने रीड इशू किया, क्योंकि रीड जो आपके पास है एक्टिव लो है। सो जब एक्टिव लो है तो नॉर्मली क्या होगी? हाई। तो जो जितनी देर तक ये हाई रहती है उतनी देर तक आपके पास जो मेमोरी है, मेमोरी को आप एड्रेस करो, कुछ भी करो, चिप सिलेक्ट लगाओ, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब आपने रीड को रखा हुआ है हाई, दैट मीन एक तरीके से आपने मेमोरी को रखा हुआ है ज़ाइल, ठीक है जी। आप रीड को लो करेंगे, सो नाउ दिस जिसको आपने एड्रेस किया हुआ है आपका, वहाँ पे जो डेटा है इंटरनली दैट इज़ 3E, इट विल बी पुट ऑन द डेटा बस। क्योंकि डेटा बस में ऑलरेडी आपने कनेक्शन लगाया हुआ है
इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के साथ थ्रू दैट लोड जो यहाँ पे दिखाया नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये लोड यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया हुआ है, क्योंकि ये लोड जो है, ये जो सिग्नल्स है, ये ज़्यादा डीप है, ये ज़्यादा इंटरनल है। दे आर मोर इंटरनल टुवर्ड्स टाइमिंग एंड कंट्रोल, जो यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जनरल जनरल जो आपके पास कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो दिखानी है। तो उन कंट्रोल सिग्नल्स में आपके पास अभी रीड है और आपके पास ALE था जो हमने दिखाया। सो अब चूंकि रीड सिग्नल इशू हो गया, ये जो आपके पास ये कर्व्ड लाइंस ये कंट्रोल दिखाती है, यानी इनको इससे दिखाना होता है कि किस सिग्नल से किस पे असर पड़ गया। तो तो रीड जो है इशू हो गया, तो यहाँ से असर हो गया यहाँ पे। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑप कोड, दिस ऑप कोड इज द सेम 3E। अब ये आपको यहाँ पे क्यों लिखा है? ये अगर ये वाली लाइन AD0 AD7 अभी हो गई थी, ये वापस ऑन हो गई और वहाँ पे ऑप कोड आ गया। एक्चुअली ये आपको दिखा रहा है AD0 AD7। जब आपका ALE खत्म हो जाता है, सो ये AD0 AD7 बन जाता है D0 D7। ठीक, और जब ये ALE ऑन होता है उस वक्त ये AD0 A7 बनता है, A0 A7, बिकॉज ये डीमल्टीप्लेक्स करता है इसको। तो इसका मतलब चूंकि अब ALE खत्म हो गया है, ठीक है, और आपके पास कोई डेटा था ही नहीं, जब तक कोई डेटा था ही नहीं डेटा बस पे, तो हाई इम्पीडेंस में था। जो ही आपने रीड सिग्नल इशू की, तो अब इस डेटा बस पे 3E को डाला गया। तो ओबियसली थोड़े टाइम के बाद जब आपने रीड इशू किया, तो अब आपके पास डेटा बस पे डेटा आ गया। तो इसीलिए हम इसको, चूंकि ये भी 8 लाइन्स है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं। तो 2 लाइन से दिखाते हैं, फिर इंटरनली हम दिखाते हैं इसमें कि इसमें क्या है। सो वी राइट इट लाइक दिस, 3EH मीन्स इस इन 8 लाइन्स डेटा लाइन्स पे इस वक्त कौन सा डेटा जा रहा है, 3EH। ठीक है ना, 3E डेटा जा रहा है। सो चला गया, अभी कहाँ पहुंचेगा? इट हैज़ टू मूव टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। वो यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो काम टाइमिंग के बेसिस पे नहीं हो गया, क्योंकि सब खुल गया तो वहाँ पहुंच गया। इनफैक्ट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर में भी पहुंच गया होगा और टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में भी पहुंच गया होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास यहाँ तक ये 3 टाइमिंग साइकिल्स तक एक तो बराबर आपके पास ये एड्रेस रहता है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अब बोलोगे सर ये हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस क्यों नहीं यहाँ तक ही रहा? बिकॉज हाई ऑर्डर मेमोरी बस जो आपके पास एड्रेस है वो डेडिकेटेड बस है, वो किसी के साथ शेयर्ड नहीं है, तो रहने दो। वो कब चेंज हो जाएगा? जब चेंज होना होगा, जब दूसरी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी फिर चेंज हो, या जो दूसरा मशीन साइकिल आ जाएगा और उसमें आपको चेंज हो रहा है तो वहाँ पे चेंज होने दो। फिलहाल इस मशीन साइकिल में इसको चेंज नहीं होना तो रहने दो। तो इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास ये है डेटा बस, चूंकि डेटा बस बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज इट हैज़ टू मूव बिटवीन एड्रेस एंड डेटा एंड एड्रेस एंड डेटा। तो जो ही आपके पास काम हो गया, दैट इज जो ही ये एड्रेस डेटा आपके पास निकल गया डेटा बस से और ये पहुंच गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, तो ये फिर से आपकी जो ये है डेटा बस है, ये फिर से चली गई आपके पास हाई इम्पीडेंस स्टेट में, यानी कि अनस्पेसिफाइड स्टेट में या वेट स्टेट में। तो इसमें अभी कोई काम नहीं हो रहा है, तो हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, दैट इज स्टेटस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटस का मतलब हो गया, अब स्टेटस जो बाहर वाली चीज़ें हैं इनको कैसे पता चलेगा कि इस वक्त क्या हो रहा है, कौन सा साइकिल हो रहा है, क्योंकि अभी हम ले रहे हैं मेमोरी से और एक्चुअली हम मेमोरी को रीड कर रहे हैं और किसी डेस्टिनेशन पे ले रहे हैं इसको। ठीक है, सो कल को हमें आ जाएगा दूसरा मशीन साइकिल जिसका नाम रियल टाइम में है मेमोरी रीड। तो वहाँ पे हमें अब मेमोरी से रीड करना होता है कोई डेटा और फिर ले जाना होता है उसको प्रोसेसर में। लेकिन उस वक्त वो ऑप कोड नहीं होता है, वो उस वक्त ऑपरेंड होता है या डेटा होता है या कुछ और होता है। तो हाउ डज इट डिफर? माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता है कौन सी चीज़ क्या है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी स्टेटस। तो स्टेटस का जो चार्ट है वो हमने इससे पहले ही किसी लेक्चर में देखा हुआ है कि जब हमारे पास मेमोरी बेस्ड ऑपरेशंस होती हैं तो आपके पास IOM बार 0 होगा, जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होगी तो ये 1 होगा, और जब आपके पास ऑप कोड फेच होगा बोथ S0 एज वेल एज S1 विल बी 1। दैट मीन्स द स्टेटस विल बी चेक्ड इन अ वे कि आपका स्टेटस S0 एंड स्टेटस S1 बोथ विल बी 1। जब ये दोनों मान होंगे दैट इट इज ऑप कोड फेच। अगर इनमें चेंज हो जाएगी दैट इट कैन बी अदर थिंग, अदर इट कैन गो अदर वे अराउंड, इट कैन बी समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो हो गया हमारे पास ये। अब मसला है यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है T4 में, ये तो चुप करके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास IOM बार भी है, S0 भी, S1 भी 1 है, लेकिन अब आपका रीड भी जो है वो वापस आ गया, क्योंकि जो रीड है वो उतनी देर तक होना था
जितनी देर तक आपके पास डेटा आ जाता है, डेटा आ गया तो रीड इशू जो है वो बंद हो गया। और रीड जो आपके पास है ये ज़्यादा देर तक नहीं रहते, नॉर्मली एक ही क्लॉक साइकिल के लिए रहता है। ये T2 के हाफ से स्टार्ट हो गया और T3 के हाफ में बंद हो गया, ठीक है। ये उतनी देर रहता है जितनी देर आपके पास यहाँ पे आपका जो डेटा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वो इन 0.2 माइक्रो सेकेंड्स में हो जाएगा, तो उसके बाद वापस आ जाता है और आपके पास अब इसका कोई काम नहीं है। इसी तरीके से ALE का भी काम हो गया, वो भी अब बंद हो चुका है। आपके पास डेटा बस भी बंद हो चुकी है। फिर ये T4 यहाँ पे क्या कर रहा है, तो असल में है बात ये कि ये T4 में वो काम किया जाएगा जो असल में आपका काम है। तो जब ये 3 आपके पास पहुंच गया, इट रैन एंड मूव टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, देन डायरेक्टली टू द इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। अब टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट और इंस्ट्रक्शन डिकोडर को पता चलेगा कि क्या काम है रिलेटिव में। सो रिलेटिव में काम है कि बी में जो है डेटा दैट इज टू बी मूव टू ए। ये कैसे पता चलेगा, जब 3E यहाँ पहुंचेगा कि 3E ही असल में बोलेगा दैट इट इज मूव ए कामा बी। सो नाउ in the next cycle, that's T4, the timing and control will generate those signals such that the contents of B will be moved to A। तो सिंपली क्या होगा इस T4 में जो B रजिस्टर का आउटपुट एनेबल है वो ऑन किया जाएगा, और जो एक्यूमुलेटर है इसका लोड ऑन किया जाएगा। जैसे इसका लोड ऑन किया था पहले, अब वो तो बंद हो गया उसका लोड जो ही आपका रीड खत्म हो गया, ठीक है। अब इस चौथे वाले हिस्से में T4 वाले हिस्से में क्या छोटी सी चीज़ होगी, सब बंद किया जाएगा, कोई सिग्नल नहीं है। सिंपली क्या किया जाएगा, बी को ऑन किया जाएगा, इसके आउटपुट एनेबल को, सो भी जो भी उसमें कॉन्टेक्ट है वो बाहर आएंगे, और एक्यूमुलेटर का जो लोड है वो ऑन किया जाएगा। तो इसका मुंह इसका कान, ठीक है। तो यहाँ से जो भी ये डेटा है वो डेटा बस पे आके सीधे एक्यूमुलेटर में चला जाएगा, क्योंकि और डेटा बस के साथ जो भी गेट्स हैं वो सारे बंद हैं, खाली 2 गेट्स खुले हुए हैं। बी का आउटपुट गेट खुला हुआ है और ए का इनपुट गेट खुला हुआ है। तो जो भी डेटा बस पे इस वक्त होगा दैट विल डायरेक्टली मूव टू यूर एक्यूमुलेटर। तो वही होता है इन यूर T4। अब अगेन यहाँ पे T4 में वो चीज़ नहीं दिखा सकते हैं अभी, वो इसलिए क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड ऑपकोड फैच मैचिंग साइकिल है। जनरलाइजर का मतलब है यहाँ पे मैंने जनरलाइज नहीं किया, मैंने एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ली मूव ए कामा बी। सो जब मूव ए कामा बी है तब हमें इसको दिखा सकते हैं कि क्या हो सकता है कभी। तो हम इसमें और अगर ये चीज़ें भी ला दे, अगर हम लोड ला दे एक्यूमुलेटर का, आउटपुट एनेबल ला दे एक्यूमुलेटर का, तो वो हम उनको दिखा सकते हैं वो यहाँ पे ऑन हो गई या ऑफ हो गई, ठीक है। लेकिन चूंकि ये जनरलाइजर है, यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है, कल को मूव बी कामा सी हो सकती है, कुछ और हो सकता है। जो भी सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे ऑपकोड फैच में ही चली जाती है। तो ओवरऑल जो T4 है, T4 में आपका काम हो जाता है। बट आफ्टर T4 के बाद एक नया मैचिंग साइकिल आ जाएगा, ठीक है। लेट सपोज अगर आपके पास जो ये मूव ए कामा बी ये पूरा खत्म हो जाता है ऑपकोड फैच में ही, तो इसका मतलब है नेक्स्ट जो है T4 के बाद आ जाएगा नेक्स्ट ऑपकोड फैच का T1, जो किसी और, जैसे फॉर एग्जाम्पल मूव ए कामा बी के बाद हमें है मूव सी कामा ए। तो हमने अभी क्या किया था, हमने बी में जो है डेटा वो डाला ए में, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है काम, अब जो ए में है वो सी में डालना है। सो लेट अस सपोज उसका जो ऑप कोड है दैट इज 3B। सो इसमें दूसरी इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे लिखा होगा 3B, बिकॉज 3B टेल्स दैट इट इज मूव सी कामा ए। तो अब चूंकि ये खत्म हो गई, ये काम हो गया जो 3E को करना था, अब नेक्स्ट आएगा ना दैट विल बी 3B। अब हमें जिस 3B को उठा के लाना है उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डालना है, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोडर बोलेगा इसको क्या काम करना है, फिर वो काम किया जाएगा कि जो आप एक्यूमुलेटर में उसको वापस सी रजिस्टर में डाल दो। अब ये वाला काम होगा, एक्यूमुलेटर वाला डेटा विल गो टू सी रजिस्टर। लेकिन उसके लिए हमें दूसरी इंस्ट्रक्शन चाहिए, उस इंस्ट्रक्शन के लिए हमें उसका अपना ऑपकोड फैच मैचिंग साइकिल चाहिए। तो इसका मतलब है फिर ये T4 के बाद नेक्स्ट T1 में जाएगा, जैसे हमने इसको T1 में स्टार्ट किया था, या ये T4 जा सकता है टू T5 एंड T6, डिपेंड्स कि अगर आपके पास ये इंस्ट्रक्शन बड़ी है, जैसे आपके पास 16 बिट ऑपरेशंस होती है, या कोई ऑपरेशन होती है जिसमें हमें कंडीशन चेक करनी होती है, या कोई स्टैक ऑपरेशन होती है जहाँ पे हमें स्टैक पर राइट करना होता है, तो इंटरनली थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेसर को, क्योंकि ये छोटा सा काम था। इस काम में आपको बी से उठाना था डेटा, एक्यूमुलेटर में डालना था, ठीक है। लेट अस सपोज आपको काम होता है BC से उठाना है डेटा और उसको डालना है स्टैक पॉइंटर में या प्रोग्राम काउंटर में। सो ऑब्वियसली डेटा बस 8 ही बिट्स की है,
तो पहले इसको बी को उठाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा 1 बाइट में, फिर सी को उठाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो वो थोड़ा सा टाइम हम इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू T6। सो वो काम उन इंस्ट्रक्शंस के लिए T5 और T6 तक जा सकता है। लेकिन उस T6 के बाद भी क्या, उस T6 के बाद फिर से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल का T1 आएगा, या नेक्स्ट नई मशीन साइकिल का T1 आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑप कोड फेच मशीन साइकिल। ये वो मशीन साइकिल है जो हमें बोलता है कि जब भी हमें एक इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड जो आपके पास होता है, दैट इज द वर्क दैट यू हैव टू डू, तो उसको हम कैसे उठा के लाते हैं और डाल देते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर 8085 के अंदर। सो दैट इज कॉल्ड द ऑप कोड फेच मशीन साइकिल। तो फिर से बता देते हैं, यहाँ पे इसमें आपके पास होते हैं, सबसे पहले दिखाना होता है क्लॉक, देन यू शो द एड्रेसेस, देन द डेटा, एंड देन द कंट्रोल सिग्नल एंड द स्टेटस सिग्नल। अगर कभी किसी और सिग्नल की ज़रूरत भी पड़ती है तो वो भी दिखा सकते हैं वहाँ पे पर्टिकुलर केस के लिए।